मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। तो त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज को परिभाषित करने की, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और इसका आकृति हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, तो ये आपका त्रिभुज हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी। जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है, तीन भुजाएं होते हैं और तीन कोण होते हैं। तो इसमें शीर्ष कौन कौन से कहलाते हैं, तो इसमें शीर्ष आपके तीन हैं, ए है, बी है और सी है। इसमें तीन आपके शीर्ष हैं। कौन कौन सा, तो ये ए शीर्ष हो जाएगा, ये बी और ये सी, इसमें तीन शीर्ष है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे भुजा की बात करें तो इसमें तीन भुजाएं भी दिख रही हैं। तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपका भुजा एक ए बी है, दूसरा बी सी है और तीसरा ए सी है। ए बी सी और ए सी। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ कोण की बात करें तो इसमें तीन कोण है, एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। इसमें तीन कोण। अगर इस कोण को अगर दिखाना चाहेंगे दूसरे तरीके से, यहाँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आपके कोण दिख रहा है, तो इसको दूसरे तरीके से दिखाने जाएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एंगल ए को कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी या सी ए बी। ठीक है, एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी लिखो या एंगल सी ए बी लिखो, एक ही बात होगा। उसी तरह एंगल बी को कैसे दर्शा सकते हैं, तो एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी या सी बी ए भी लिख सकते हैं। और एंगल सी को कैसे दर्शा सकते हैं, एंगल सी को एंगल ए सी बी लिखो या बी सी ए लिखो, एंगल ए सी बी। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। अब उसी तरह से हम लोग बात करें त्रिभुज के प्रकार की, तो हम लोग त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो इसे हम लोग भुजा के आधार पर और इनके कोणों के आधार पर तीन तीन प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर इनके तीन तीन प्रकार होते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब चीज़ भी हम लोग पहले से ही जानते हैं, बस मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, 9th में ही हम लोग पढ़े थे सर्वांग समता के बारे में, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि इस चैप्टर में कोई दिक्कत हमें ना हो। चलिए तो देखते हैं सर्वांग सम आकृतियाँ यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, चलिए समझते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। पहले हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पे जानना जरूरी है। तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि दो आकृतियां सर्वांग सम कही जाती हैं जब उनके समान आकार यानी कि आकार का मतलब हुआ शेप। ठीक है, समान आकार तथा समान आमाप यानी कि साइज हो। ठीक है, मतलब कि दो आकृतियां सर्वांग सम कब कही जाती हैं, जब उनका आकार समान हो और आमाप समान हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब उनका शेप और साइज अगर इक्वल है तब वह दो आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे दो रेखाखंड लेता हूँ, एक यहाँ पे एक दूसरी यहाँ पे। ठीक है, दोनों का मैं कुछ नाम देता हूँ, इसका नाम मैं ए बी दे देता हूँ और इसका नाम सी डी दे देता हूँ, और दोनों की लंबाई 5-5 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों का साइज समान हो गया और दोनों का आकार भी एक ही जैसा है। दोनों रेखाखंड है यानी दोनों का आकार एक जैसा है और दोनों का आमाप यानी कि दोनों का साइज भी बराबर है। या इसलिए हम कह सकते हैं कि यह ए बी सर्वांग सम है सी डी के। ए बी सर्वांग सम है सी डी के। ए बी क्या है, सर्वांग सम है सी डी के। यानी ये देखो, ये जो दिए गए है ना, ये सर्वांग सम का सिंबल है। हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। उसी तरह से मैं यहाँ कह दूं, मैं यहाँ पे कह दूं कि हमारे पास दो त्रिभुज है, एक यह त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, इसका मैं कुछ नाम देता हूँ, इसका नाम देता हूँ ए बी सी
और इसका नाम देता हूं PQR। मैं यह कहूं कि यह दोनों सर्वांगसम है, यह दोनों सर्वांगसम है, ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ सर्वांगसम होने का तात्पर्य क्या है कि इन दोनों के आकार समान है, आकार समान है और इनका अमाप भी समान है, तभी ये सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है, अगर इसकी साधारण परिभाषा की बात करें, यदि यह दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक ले, यहाँ जो दो त्रिभुज देख रहे हैं, यह त्रिभुज इसको पूरी तरह से ढक ले और यह त्रिभुज इसको पूरी तरह से ढक ले, तभी ये सर्वांगसम होंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास दो सिक्के हैं 1 रुपए के, ठीक है, 1 रुपए के दो सिक्के हैं, नए वाले हैं, दोनों एक ही प्रकार के सिक्के हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि ये पहला सिक्का दूसरे सिक्के को ढक लेगा, बिल्कुल ढक लेगा, दूसरा सिक्का पहले सिक्के को ढक लेगा, बिल्कुल ढक लेगा, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो उसी तरह से यहाँ त्रिभुज में भी कह रहा हूं मैं कि अगर यह पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढक ले रहा है या दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज को ढक ले रहा है, यानी कि दोनों एकदम समान आकार का भी है और समान माप का भी है, यानी कि उनका शेप और साइज सेम है, तभी वह सर्वांगसम होते हैं। और सर्वांगसम होने के लिए हमने क्लास 9th में भी शर्तें पढ़ी थी, त्रिभुज के सर्वांगसमता के लिए हमने कुछ शर्तें पढ़ी थी, याद होना चाहिए आपको, सॉरी। तो वो यहाँ शर्तें आपको लिख देता हूं मैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए शर्तें क्या क्या थी? तो पहला शर्त हो गया साइड एंगल साइड सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता। दूसरा हो जाएगा आपका साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता। तीसरा हो जाएगा आपका एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, सर्वांग समता। चौथा हो जाएगा आपका RHS राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता। तो दो आकृतियां सर्वांगसम करने के लिए हमने ये 4 शर्तें, मतलब दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए हम लोगों ने ये 4 शर्तें पढ़ी हुई थी क्लास 9th में। जिन लोगों ने क्लास 9th का ये सब रूल नहीं पढ़ा है वो जाके पहले पढ़ लेंगे 9th क्लास का त्रिभुज चैप्टर, ताकि इस चैप्टर में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 त्रिभुज है, यहाँ पर 2 त्रिभुज है, यहाँ 2 त्रिभुज हैं, एक का नाम देते हैं ABC और दूसरे का PQR। चलिए देखते हैं ABC PQR। हम यहाँ मान लेते हैं कि यह आकृति इसको ढक ले रही है, यह एक आकृति इसको ढक ले रही है, और यह इन चारों में से किसी एक नियम के द्वारा ये सर्वांगसम हो जा रहे हैं। ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, इसमें से किसी एक सर्वांगसमता नियम से मान लेते हैं कि ये सर्वांगसम है। तो आपको मैंने क्लास 9th में पढ़ाया था कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो इसके अनुसार यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि इसके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होगी। और इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते, इसे हम लोग CPCT के नाम से जानते थे, CPCT, ठीक है, corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, तो चाहे वो भुजा हो चाहे वो कोण हो, संगत अगर है तो वो बराबर होंगे। तो अब हमें पता करना होगा कि ये संगत भुजाएं और संगत कोण होते कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ जो चित्र देख रहे हैं इसके अनुसार, चित्र के अनुसार चलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको यहाँ जो सर्वांगसम दिखा है ना, इसके आधार पर चलना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे अगर एंगल A लेते हैं तो एंगल A लेते हैं तो इसके संगत में यहाँ पे एंगल P हो जाएगा,
इस चित्र के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा फिगर है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए बराबर एंगल पी लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर में एंगल क्यू लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिख सकते हैं, एंगल सी बराबर एंगल आर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए इनके संगत भाग बराबर होंगे, चाहे वह कोण हो चाहे वो भुजा हो। ठीक है, तो यहां से आपको पकड़ना आसान होता है, जहां ये लिखे है ना, यहाँ से एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, देखो कितना आसानी से पकड़ लेंगे। और भुजा की बात करें तो अगर यहाँ ए बी लिखते हैं तो ए बी के संगत कौन सी भुजा हो जाएगी? पी क्यू, नाम से यहीं से पकड़ना है। अगर यहाँ बी सी लेते हैं तो इसके संगत में क्यू आर, बी सी लेते हैं तो इसके संगत में क्यू आर लिखना होगा। अगर ए सी लेते हैं, ए सी लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे पी आर। ठीक है, तो नाम भी ये रखना सोच समझ के होता है। ये अगर किसी को दिक्कत होगी तो क्लास 9 का जाके ट्रायंगल चैप्टर पढ़ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली जिस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आपको क्लास 9 का त्रिभुज चैप्टर आना चाहिए, तभी आप सर्वांग समता का कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे और तभी आप 10th का यह समरूपता वाला चैप्टर भी पढ़ पाओगे। चलिए अब सर्वांग समता के कंसेप्ट को यहाँ से क्लियर करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है। यहाँ हम कह रहे हैं कि त्रिभुज जो बी सी ए है वह सर्वांगसम है त्रिभुज जेड एक्स वाई के, त्रिभुज जेड एक्स वाई के सर्वांगसम है। ठीक है, त्रिभुज बी सी ए जो है जेड एक्स वाई के सर्वांगसम है, यानी कि यह फिगर एक दूसरे को ढक ले रहा है। ठीक है, हमारे पास यह दिया है, तो मैं आपसे कहता हूं कि इसमें संगत भुजा और संगत कोण दिखाओ कौन कौन से होंगे। तो अगर आप फिगर में लेके चलोगे ना तो सब आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको यहां से लेके चलना होगा, आपको सिंपली देखना होगा एंगल बी जो है, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? तो एंगल बी के संगत जो कोण होगा एंगल जेड हो जाएगा। एंगल सी के संगत जो कोण होगा एंगल एक्स हो जाएगा। एंगल ए के संगत जो कोण होगा वह वाई हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे फिगर में कहता तो एंगल बी किसके बराबर है तो आप कंफ्यूज हो जाते, आपको नहीं पता चलता। ठीक है, तो यहां से आपको पकड़ना आसान होगा संगत भुजा और संगत कोण। उसी तरह से अगर भुजा की बात करें तो अगर यहाँ पे मैं बीसी लेता हूं तो वहां पे जेड एक्स लेना होगा। ठीक है, अगर मैं ए सी लेता हूं, ए सी इधर से शुरू की है तो यहाँ पे वाई एक्स लेंगे, ध्यान रखना वाई एक्स। अच्छा, उसी तरह से मैं यहाँ पे अगर ए बी लिखता हूँ, ए बी इसको और इसको लिया है तो यहाँ पे वाई जेड लेना होगा, समझ गया ना। तो इस तरह से हम लोग संगत भुजा और संगत कोण की पहचान करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास 9 का त्रिभुज चैप्टर भी जाके पढ़ेंगे, चाहे वो आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, केसी सिन्हा से पढ़ लो या मैंने भारती भवन, मतलब तीनों में से किसी भी बुक से आपको त्रिभुज चैप्टर 9 का पढ़ना जरूरी है, तभी आप ये 10th का कंसेप्ट सारा क्लियर कर पाओगे। अभी तक जो भी मैं बता रहा हूँ अभी 9th का बता रहा हूँ, अभी हम लोग अपने मेन कंसेप्ट मेन चैप्टर के जो टॉपिक है उन पे नहीं आए हैं, अभी मैं पीछे के ही आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, समरूप आकृतियां, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, यानी कि सिमिलर फिगर क्या कहलाते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि दो आकृतियां समरूप कही जाती हैं जब उनके समान आकार हो, यानी कि शेप समान हो, शेप समान हो, परंतु उनके आमाप समान होना आवश्यक नहीं हो। तो यहाँ से आपको परिभाषा से क्लियर हो रहा होगा कि दो आकृतियां समरूप कब कही जाती हैं? यदि उनके समान आकार हो, यानी कि शेप उनका एक जैसा हो, परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं हो। यानी कि अमाप समान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृति को हम लोग समरूप आकृति भी कह सकते हैं। प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप होती है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हर एक समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग परिभाषा से ये पता चल रहा है।
तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं यहाँ पे दो वर्ग बना लेता हूँ, ठीक है। ये दो वर्ग हैं, इनका नाम कुछ दे देते हैं यहाँ पे A B C D, और इसका नाम देते हैं P Q R S। मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये दोनों वर्ग जो है ना एक दूसरे के समरूप है, A B C D समरूप है P Q R S। देखिए समरूप का ये सिंबल हो गया, और सर्वांग सम के लिए हम लोग सिंबल पढ़े थे ना, इक्वल के ऊपर इस तरह से देते हैं, तो ये समरूपता के लिए है, ये सर्वांग समता के लिए सिंबल था। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये दोनों वर्ग एक दूसरे के समरूप हैं, तो समरूप होने का मतलब ये नहीं है कि ये सर्वांग सम भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक सर्वांग सम आकृति समरूप होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों वर्ग समरूप क्यों हो रहे हैं, तो मैंने परिभाषा में लिखा है कि दो आकृतियां समरूप कही जाती हैं जब उनके समान आकार हो, समान आकार यानी कि दोनों वर्ग हैं, परंतु उनके अमाप समाप होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अमाप इनका समान नहीं है, देख रहे हैं ना, इनका साइज जो है इक्वल नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है। उसी तरह से मैं यहाँ पे दो वृत्त बनाता हूँ, एक बड़ा सा वृत्त बनाता हूँ और एक छोटा सा वृत्त बनाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यह वृत्त इसके समरूप है, तो बिल्कुल समरूप है, क्योंकि दोनों एक ही जैसी आकृति है, दोनों एक ही जैसे आकार की आकृति है, बस इनका आमाप समान नहीं है, साइज समान नहीं है, इसलिए यह समरूप है, लेकिन यह सर्वांग सम नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें ये पता चला, यहाँ पे कुछ पॉइंट देके लिख सकते हैं कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। उसी तरह से दूसरा पॉइंट दे सकते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। उसी तरह से तीसरा पॉइंट भी यहाँ कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर आपने तो समबाहु के लिए कह दिया, क्या समद्विबाहु के लिए कुछ नहीं कहिएगा? तो देखिए अभी समद्विबाहु की बात हम लोग आगे चल के करेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझने होंगे, तब हम लोग आगे चलेंगे तो बात करेंगे इसके बारे में। बस हमने यहाँ देखा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। लेकिन समद्विबाहु के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि आगे चल के हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे समरूपता के बारे में, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसी बहुभुज की समरूपता के बारे में, कि कभी कोई बहुभुज समरूप कैसे होता है। बहुभुज यानी कि वह त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज कोई हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, उसके समरूपता के बारे में, वो आकृतियां समरूप कब कहलाएंगी उसके बारे में देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं समरूप बहुभुज के बारे में। देखो समरूप को एक और नाम से जाना जाता है, समरूप को हम लोग सदृश्य भी कह सकते हैं, सदृश्य कहो या समरूप कहो, एक ही बात होता है, ठीक है। यह नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है, लेकिन कंफर्टेबल हमारा समरूप ही अच्छा रहता है। चलिए देखते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं? यदि उनके भुजाओं की संख्या समान हो। देखिए तीन कंडीशन है इसके लिए। पहला कंडीशन क्या है कि उनकी भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि दोनों त्रिभुज होना चाहिए, या दोनों चतुर्भुज होना चाहिए, चाहे दोनों पंचभुज होना चाहिए, इस तरह से। उनके संगत कोण समान हो, उनके संगत कोण भी समान होने चाहिए, तो संगत कोण के बारे में भी समझाए थे। और उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात वे सभी एक ही समानुपाती हो, यानी कि एक ही अनुपात में हो, समझ रहे हैं ना। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात वे सभी एक ही अनुपात में हो तब। तो जैसा कि मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग जो होता है वह समरूप होता है, ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब यहाँ से आपको क्या पता चला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने A B C D लिया, यहाँ पे लिख दिया P Q R S, तो मैंने अभी बोला था कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो एक्चुअल में क्या देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इन दो वर्गों की बात करें तो ये भी तो बहुभुज है, चार, इसमें भी चार भुजा है, इसमें भी चार भुजा है, तो भुजाओं की संख्या समान हो गई, पहला पॉइंट को सेटिस्फाई कर लिया, भुजाओं की संख्या समान हो गई। और उनके संगत कोण समान हो, तो आपको पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग ए बी सी डी और पी क्यू आर एस में देखें तो एंगल ए एंगल बी पी के बराबर, एंगल बी क्यू के बराबर, एंगल सी आर के बराबर, एंगल
डी एस के बराबर, संगत कोण बराबर हो रहा है, और उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि एक ही अनुपात में हो। अगर मैं इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर मान लूँ, 2 इकाई या 2 सेंटीमीटर मान लूँ, और इस वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा को 1 सेंटीमीटर मानते हैं, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो एक भी 1 सेंटीमीटर होता है, सभी भुजाएं 1 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अगर हम इनके संगत भुजा का अनुपात देखें तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी वर्ग जो है समरूप है वर्ग किसके, तो पी क्यू आर एस के। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि इसके संगत कोण बराबर हो जा रहे हैं। देख लीजिए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 90, एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर 90, अच्छा सी आर के बराबर हो रहा है, एंगल डी बराबर एंगल एस बराबर 90। तो संगत कोण तो बराबर हो ही रहे हैं, और इनके संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी बटा पी क्यू निकालो, 1/2 आएगा, 2/1 आएगा, सॉरी 2/1 आएगा। बी सी बटा क्यू आर निकालो, यह भी 2/1 आएगा। आप सी डी बटा में आर एस निकालो, ये भी आपका 2/1 आएगा, और ए डी बटा में पी एस निकालो, ये भी आपका 2/1 में आएगा। यानी कि इनके संगत भुजा का अनुपात भी बराबर हो रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो रहा है, यानी कि संगत भुजाएं इसके समानुपाती हो रही हैं। तो हमने यहाँ तीनों कंडीशन फॉलो कर लिया कि भुजाओं की संख्या समान है, इनके संगत कोण समान है, और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। इसीलिए मैंने कहा था कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कहे थे कि सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में एक्चुअल में जैसे मान लो मैं एक छोटा और एक बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, बड़ा छोटा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ में आए, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। जैसे मैं एक बड़ा ले लेता हूँ समबाहु त्रिभुज और एक छोटा ले लेता हूँ, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। एक का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई जेड, और एक का नाम पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि दोनों में 3-3 भुजाएं होंगी, त्रिभुज है तो 3-3 भुजाएं होंगी, तो भुजाओं की संख्या समान है, और इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, इधर भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ से इसके संगत कोण भी तो बराबर दिख रहे हैं। और अगर मान लीजिए इसकी भुजाएं मैं 2 सेंटीमीटर मानता हूँ, और इस दूसरे वाली त्रिभुज की 3 सेंटीमीटर मानता हूँ, दूसरे समबाहु त्रिभुज की 3 सेंटीमीटर मानता हूँ, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी 2/3 2/3 2/3 आ रहा है, भुजाओं की संख्या भी बराबर है और संगत कोण भी बराबर है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड, यह समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर के। क्लियर हो गया यहाँ से समरूपता। अब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़ा समद्विबाहु त्रिभुज को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 समद्विबाहु त्रिभुज बना ले रहा हूँ, ठीक है, 2 समद्विबाहु त्रिभुज बना ले रहा हूँ, और मैं इसका नाम देता हूँ, इसका नाम ए बी सी और दूसरे वाले का पी क्यू आर, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका ये आधार वाला कोण दोनों, ये 65 डिग्री और यह 65 डिग्री, तो 130 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50, ताकि 180 भी तो आना चाहिए ना। चलिए 130 और 50 180। अच्छा, मैं इसको 70 डिग्री लेता हूँ, इसको 70 डिग्री लेता हूँ, और ये आपका 40 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। अच्छा देखो, ये समद्विबाहु है क्योंकि इसके 2 कोण बराबर है, ये भी समद्विबाहु है। तो मैं आपको बोलूँ कि ये दोनों समरूप हो सकते हैं, तो कहोगे कि नहीं सर ये समरूप तो होगा ही नहीं, त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों भैया, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके संगत कोण बराबर नहीं दिख रहे हैं, संगत कोण बराबर नहीं दिख रहा है। अगर इसके संगत कोण बराबर होते तो संगत भुजा का अनुपात भी बराबर आ जाता, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, बस यहाँ से मेरा कंसेप्ट समझो। क्यों समरूप नहीं है? क्योंकि इसके संगत कोण बराबर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। समद्विबाहु तो है लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये समरूप नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही अब समरूपता पर आधारित बहुत सारे प्रमेय आने वाले हैं आपके चैप्टर में, और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा ध्यान से देखना होगा, हर एक कंसेप्ट को समझना होगा, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारे कहने का मतलब यह था अभी कि हमने देखा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी कि वर्ग की बात करेंगे ना तो वर्ग के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है कि वो समरूप कभी नहीं होगा, ठीक है। इन सब के लिए कंडीशन है। उसी तरह अगर हम लोग वृत्त की बात करें तो वृत्त, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी
समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन इन सब के लिए कंडीशन है और इस पे आधारित कुछ प्रमेय है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न त्रिभुजों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमेय हैं। आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, हम लोग चैप्टर में सिर्फ त्रिभुज से ही रिलेटेड चीज पढ़ने वाले हैं। ना तो हमें चतुर्भुज में जाना है, ना ही पंचभुज में, ना ही वृत्त में जाना है। ठीक है, वृत्त की समरूपता तो मान नहीं सकते हैं कि वृत्त सभी वृत्त तो समरूप ही होता है, तो ये सब चीजें अभी नहीं जाननी है, बस आपके बेसिक कंसेप्ट को मैं क्लियर करना चाहता था, मैंने जो कि इस वीडियो में कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, प्रमेय वगैरह को देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ध्यान से आपको केयरफुली समझना होगा, तभी जाके आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ध्यान रहे, मेहनत तो करना होगा, चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। मैं जो भी समझाऊंगा हर एक पॉइंट पे ध्यान देना होगा, तभी जाके आपके चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सेरा, इन सब के सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुक का लिंक दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।